ओके, आर्ची एंड राशि एंड प्रतीक, ठीक है। तो माय नेम इज अभिषेक सिंह तोमर एंड आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ द लॉ जो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, लॉ पढ़ने से पहले या कुछ भी चीज पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है ना। कि अभी जैसे तुम लोग ट्वेल्थ क्लियर करके आए हो ना, ऑब्वियसली वहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, अगर जनरल बैकग्राउंड से रहेगा हमारा, किसी का कोई हो जो अलग स्ट्रीम से आया हो, कॉमर्स बैकग्राउंड। आप दोनों में से कोई आया है कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा किसी से? तो अर्ची एंड राशि, हाँ मतलब सब कॉमर्स बैकग्राउंड। अच्छा ओके बेटा, कौन से स्ट्रीम से हैं आप? हाँ कॉमर्स से ही तो बोलो। तो हम सभी कॉमर्स से हैं मतलब, है ना? हेलो, हम सभी लोग कॉमर्स से हैं ना? हाँ, तो हम सभी कॉमर्स से हैं, तो हमें मालूम है भाई एक्चुअली में कॉमर्स में पढ़ना क्या होता है, जो हम पढ़ के भी आए। अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, अपना जो अपना बिजनेस स्टडीज हो गया, एंड इन केस अगर हमने एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स लिया है तो वो भी उसी का ही पार्ट रहेगा। जनरल लेके चलते हैं अपन, तो इको तो पूरा ही पढ़ा है ना। जो एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है ना फाउंडेशन कोर्स के अंदर। हाँ, तो जो हमें अलग से पढ़ना है एक्चुअल में, फाउंडेशन कोर्स के अंदर 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक हमारा इको एंड मैनेजमेंट, एंड हमारा लॉ एंड एथिक्स, एंड हमारा अकाउंटेंसी, एंड देन हमारा मैथ्स, ठीक है। तो इसमें से जो बहुत ज्यादा ही अलग जाएगा, जिसका हमने कभी नहीं सुना ना, वो जाएगा लॉ। लॉ के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। इको जो हम पढ़ने वाले हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है, सिमिलर टू आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली सिमिलर। भाई जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड पढ़ के आए, सप्लाई पढ़ के आए हैं, एंड जो हमने वो पढ़ा था अपना बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था, जो बिजनेस स्टडीज के अंदर में लगभग लगभग सब कुछ सिमिलर है। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ एडिशनल नहीं पढ़ाया जा रहा है। जैसे हम अगर सीबीएसई बैकग्राउंड से, तो हमने 11th में माइक्रो पढ़ी होगी, और माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा होगा कि जो हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट में, एंड आउटपुट कैसे निकालते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो है, एक तरीके से जो हमारा सिलेबस रहने वाला है ना, वो 11th एंड 12th का रहने वाला है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, है ना। और इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है ना, यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी की भाई बहुत डिफिकल्ट है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा। इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है और लॉ सब्जेक्ट है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा, है ना। इको के अंदर हमें ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें मालूम है, एंड बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ऑब्वियसली हम सेम टू सेम बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक एडिशनल पढ़ेंगे, क्योंकि 11 12 में कौन ही पढ़ता है ना। तो बस मालूम है हमें कि हाँ डिमांड होता है, सप्लाई होता है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। बहुत डीप डाउन नॉलेज नहीं रहता हमारे पास, कि कोई नहीं पढ़ता। फिर मैं भी तो पढ़ के आया हूँ, तो मुझे मालूम है वो चीज कि कोई पढ़ता है नहीं एक्चुअल में। बट हाँ, यहाँ हम पढ़ेंगे, एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें पता है हेल्प करेगा क्या में, स्कोर करने में। जैसे एक एग्रीगेट बनता है, अगर जब हम बात करें उसकी कि यार हमें पास होना है एग्जाम में, तो हमें पास होने के 2 क्राइटेरिया रहते हैं। हमें इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% होता है, और एग्रीगेट मिलाकर हमें 50% लेना है। जैसे हमारा पूरा का पूरा जो पेपर रहेगा, वो रहेगा 400 मार्क्स का, ठीक है। 400 में से 200 लेकर आना है, ये सबके मिला के 200 लेकर आना है। पर इंडिविजुअल सब में 40 के ऊपर कम से कम रहने चाहिए। तो अगर मान लो कि भाई हमारा कोई एक सब्जेक्ट है भाई जो थोड़ा सा वीक जा रहा है, और हमें लग रहा है कि यार ये चीज नहीं हो पाएगी, तो उसमें हमने सिर्फ 40 ही हम स्कोर कर पाए। लेकिन इको ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम 60 70 80 ऐसे स्कोर कर सकते हैं, जो कि एट दी एंड कंपनसेट करेगा। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है पास होना। यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती रैंक। भाई जो बंदा 200 मार्क्स से पास हो रहा है, वही बंदा 300 मार्क्स से भी अगर पास हो रहा है कोई, तो वो सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ज्यादा ऊपर है, मतलब इसका कोई मैटर होता ही नहीं है। एट दी एंड कौन पास कर रहा है और कितने बार में पास कर रहा है, पूरी बात इस पे, ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा और इस बात को मतलब डिस्कशन थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। एंड मतलब सीएमए कर रहे हैं हम लोग, सब लोग सीएमए के स्टूडेंट्स हैं। तो सीएमए मतलब कैसा, मतलब लाइफ में सीएमए एकदम से कैसे आ गया, मतलब अच्छा ऑनलाइन देखा था अपन ने, और बाकी लोगों का सीएमए क्यों, मतलब सीएमए ही क्यों? प्रोफेशनल कोर्स में देखा जाए तो सीए भी है, सीएमए भी है, सीएस भी है, मतलब सीएमए ही क्यों ऐसा? सीएमए तो सब जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोगों का, आप दोनों का?
हाँ, ओके, सीए टफ था इसलिए अपन ने सीए में कर लिया ऐसा। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीएमए के बारे में क्या जानते हो? मतलब तुम तीनों लोग सीएमए के बारे में क्या जानते हो कि यार सीएमए है, हाँ ठीक है, सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीएमए क्या करता है? कॉस्ट ऑडिट करता है, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करता है, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करता है। और मतलब सीएमए है तो सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करेगा। और और अगर किसी को थोड़ा भी अपन ने देखा, एक्सप्लोर करा है इंटरनेट, हमें मालूम है यार हम सीएमए करने जा रहे हैं, वी शुड नो ना कि सीएमए करने का करना क्या। बिकॉज हम सीएमए बनेंगे 3 साल बाद। भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद इंटर जाएंगे, इंटर के बाद फिर हम उसमें जाएंगे, हम बनेंगे 3 साल बाद, है ना। अभी नहीं बन रहा है, लेकिन हमें आज से सीएमए बन के रहना पड़ेगा। एक्ट लाइक अ सीएम, कि अगर मैं सीएमए होता तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब मैं ये वाला काम करता, ये काम नहीं करता, ऐसा। तो एक्ट लाइक सीएमए अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो उसके लिए हमें मालूम हो सीएमए होता क्या एक्चुअल में, है ना। तो सीएमए का नाम पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटेंट एक ऐसा अकाउंटेंट जो कॉस्टिंग कर रहा है, बिल्कुल सही। कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? कॉस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, ये बताओ मुझे, क्या क्या आती है सब बात। कॉस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? कॉस्ट मालूम है क्या होता है? तीनों को मालूम है कॉस्ट चीज, कॉस्ट जो चीज होती है वो क्या होती है? एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है जिस वैल्यू पर, वो वैल्यू कॉस्ट। कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को मेजर करना, कॉस्ट को मैनेज करना। मैंने क्या बोला? कॉस्ट को असर्टेन करना, या फिर कॉस्ट को मैनेज करना, या फिर कॉस्ट को मेजर करना। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझो पहले। क्योंकि हम कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, चाहे सीए बन रहा हो कोई बच्चा, सीएस बन रहा हो, सीए बन रहा हो, ही शुड नो अबाउट देयर प्रोफेशन। क्योंकि यार एट द एंड ना आप लोग ही जाके उसको प्रमोट करने वाले हो, ठीक है। तो मुझे बस बताओ कि कॉस्ट को असर्टेन करना या मैनेज करना क्यों जरूरी है? क्या ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं नहीं करूं कॉस्ट असर्टेन, मैं कॉस्ट मैनेज नहीं करूं, क्या बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी? ऐसा क्या हो जाएगा बताओ? हम्म? देखो, अब कॉस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। कोई भी कंपनी है, अब वो कंपनी का प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? उसकी कॉस्ट। कंपनी क्या कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकती है? नहीं। हम डिमांड सप्लाई जब पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तब हम जानेंगे कि एक्चुअल में प्राइस सेट ना कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। प्राइस वही सेट कर पाएगी जो लोग अवेलेबल होंगे पे करने के लिए, जो लोग चाहेंगे पे करना, वो उतना ही प्राइस सेट कर सकती है। अब यहाँ पे वो प्राइस को तो बहुत चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट, कि वो कितना ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, कितना ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो मेनली कॉस्ट हमारे लिए पता है क्यों जरूरी है? कॉस्ट असर्टेन करना, कॉस्ट मैनेज करना, मेजर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज एक्चुअल में हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने एफिशिएंट हैं, और हमारी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा रहेगी और उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई तुम कंपनी के लिए समझ लो, कंपनी के लिए समझ लो हार्ट हो, हार्ट, ठीक है। तो तुम नहीं अगर धड़ा कराए तो कंपनी नहीं करेगी, मतलब तुम अगर काम नहीं कर रहे सही से तो कंपनी का काम नहीं हो जाए, कंपनी का काम तमाम हो जाए, ऐसा। अगर तुम काम नहीं कर रहे तो कंपनी का काम तमाम हो जाए। तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो किसी भी कंपनी में जाकर। भाई कॉस्ट मैनेज करना इस लाइक का मतलब कि बहुत बड़ी चीज। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत लेना कि बहुत छोटी सी चीज है यार, बस यही तो करते हैं, क्योंकि देखो बहुत से तुम जाओगे बोलेंगे अरे हम हमारा सीए तो ऐसा करते हैं, ऐसे सीए तो कंपैरिजन नहीं करना। अपने आप को हमेशा समझ के लेना है कि भाई हम जो काम करने वाले हैं ना वो एक ऐसा काम है जिससे कंपनी खड़ी होगी, है ना। हमारे काम करने में बहुत ज्यादा चीजें मैटर करनी है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हमें ये चीज अब क्लैरिटी हो चुकी है कि यार हम क्या करने वाले हैं, कि हम भाई जो कॉस्टिंग करने वाले हैं हमें इतना मालूम था, हमें मालूम है क्यों जरूरी है ये चीज, ठीक है, गुड। ना अब बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, ये सीएमए आप लोग करने आ रहे हो, सीएमए के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या श्योरिटी दे सकता हूँ, सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ बस। उसके पहले बस मैं एक श्योरिटी देना चाहूंगा भाई, देखो ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, लॉ पढ़ाने का। उस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज टू ट्रस्ट ऑन मी। तुम अगर यहाँ पे आए हो तो बैकएंड में जो भी चीजें सब भूल जाओ,
तुम्हें यहाँ पे करना वही है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ करने के लिए वैसे करके चलो, है ना। हर एक चीज होगी, तुम्हें जो चीज देना है, जो चीज तुम्हें जरूरी है, उन सब चीजों को ख्याल में रखूंगा। मतलब समझ लो कि तुम्हें अब बहुत टेंशन नहीं लेना, यू कैन बी फ्री हियर, है ना। तुम्हें जैसा कुछ भी तकलीफ होती है मेरे पास आओ, मैं अवेलेबल हूँ वहां पे, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें एक अश्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई अगर तुम यहाँ पे आए हो, हमारे इधर पे आए हो, इस बात की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई यहाँ से लेके सीए बनने तक वी विल सपोर्ट यू, ठीक। जैसी भी तकलीफ आएगी बिल्कुल मेरे पास आना, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आए, अदर रिगार्डिंग आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट जो है ना, मतलब मैं सिर्फ एक महज एक टीचर बन के नहीं रहना चाहता, मैं एक काइंड ऑफ मेंटर या फिर काइंड ऑफ सपोर्ट तुम्हारे लिए स्टैंड करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये मेरी अश्योरिटी है भाई कि तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी कहीं से भी कहीं तक, उसकी बात का ख्याल मैं रखूंगा कि भाई ना ही हो तकलीफ, है ना। अगर कोई तकलीफ होती है तो मेरे पास आना, मैं उसी का सॉल्यूशन तुम्हारे पास रेडी रखूँ, ठीक है। क्योंकि जितने मैंने बच्चे पढ़ाए, जितने मेरे बच्चे पास करवाए, उससे मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आराम से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और रेडी रेडी सॉल्यूशन रखा होगा मेरे पास। तुम्हारा कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होगी जो मैंने को ना मालूम होगी और जो मैंने अभी तक देखी नहीं होगी आसपास में, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री होकर आना मेरे पास, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही होगी बिल्कुल आना, ठीक है। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आना ही आना है, वो तो डाउट तो लेकर ही आना, वो तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है कि भाई हाँ सीएमए के रिगार्डिंग कुछ भी चीज आती है, तुम्हें दिक्कत आती है कहीं से भी कहीं तक, चाहे तुम्हारे वो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे तुम्हारे किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, आगे किसी भी चीज में, तो बिल्कुल आ सकते, ठीक है। सो वी विल सपोर्ट यू ऑन दिस, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ स्टार्टिंग टू आवर टॉपिक, और अपना सब्जेक्ट की तरफ अगर अपन बढ़े, तो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट आई एम टीचिंग यू। हाँ, तो इकोनॉमिक्स के अंदर में अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, तो हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड। कितने हिस्सों में डिवाइडेड बेटा? दो हिस्सों में डिवाइडेड, ठीक है ना। तो वो इस तरीके जाता है, इकोनॉमिक्स प्लस मैनेज, इकोनॉमिक्स प्लस मैनेज। इकोनॉमिक्स जो हमारी 11 12 की इकोनॉमिक्स थी वो थी, मैनेजमेंट जो हमारा बिजनेस स्टडीज वो है, ठीक है। दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो आता है 70%, और मैनेजमेंट जो है वो आता है हमारा 30%, ठीक है। इकोनॉमिक्स 70%, मैनेजमेंट 30%। ये 30% जो है ना, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक मॉड्यूल देने वाला है, सिर्फ एक मॉड्यूल, मतलब एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर तुम्हें 30% देने वाला है। तो ये देखने में बहुत कम लग रहा होगा, बट दिस इज क्रूशियल, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना, क्योंकि लोग बाग होते हैं कि ठीक है 4 यूनिट तो कर लिए, 1 यूनिट छूटा, बट 1 यूनिट इज 30, अब 30% भाई 30 मार्क्स का आने वाला है वो, है ना। देन हमारे इस पे आते हैं अपन इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स बचे हुए जो है हमारे वो 4 यूनिट्स में आते हैं। कितने यूनिट्स में आता है? 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स बोल दो, 4 चैप्टर्स बोल दो, ठीक है। जिसमें से स्टार्टिंग होती है हमारी बेसिक्स, कि बहुत बेसिक है, जहाँ आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 हमारा डिमांड एंड सप्लाई एंड बेसिक यूटिलिटीज वगैरह भी टिकता है, ठीक है। देन हम लोग आएंगे तो मार्केट की तरफ आएंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है, उसमें प्राइस कैसे निकालते हैं। देन एक आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, और एक आता है हमारा मनी एंड बैंक। तो 4 यूनिट्स है हमारे पास, कौन कौन से? डिमांड सप्लाई वाला, मेरे बात रिपीट करना, डिमांड सप्लाई, ठीक है। देन प्राइस एंड डिफरेंट मार्केट्स। देन हमारा आता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया एक, और एक आता है हमारा मनी एंड बैंक, ठीक। ये चारों जो हमें 70% मार्क्स दिलवाने वाले हैं, ठीक है। तो इन चारों में से फायदा ये है कि तुम्हें सब कुछ आते होंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है, जिसमें जो मेरे को जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें करवाऊंगा। इसमें तुम्हें 30% में से 20% तुम्हें आता है, सिर्फ 10% एक्स्ट्रा रहेगा, तुमने सुबह सुना भी नहीं होगा। बाकी तुम्हें लगेगा कि अबे प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं तो पहले स्टेप्स कौन कौन सी होती है प्लानिंग में? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये वही है पूरी, मैनेजमेंट वही है। 20% तुम्हारा इसमें सेम जो 12th पढ़, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और कुछ कंफ्यूजन? कैसा कि सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट किस तरीके से डिवाइड हुआ है, 70% हमारा इकोनॉमिक्स रहने वाला है, एंड 30% हमारा जो रहने वाला है वो मैनेजमेंट का रहने वाला है, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए क्रूशियल है, बिकॉज दोनों ही हमारे लिए इजी है, एंड दे विल हेल्प अस इन स्कोरिंग, ठीक है। नाउ
मूविंग अहेड हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के अंदर में चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ाने वाला हूँ, सेम ऑर्डर में पढ़ाऊंगा जो बुक में चल रहा है। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो बेसिक्स में हमारा आता है सबसे पहले डिमांड सप्लाई। क्या आता है? डिमांड सप्लाई। बेसिक्स में हमारा आता है डिमांड सप्लाई, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बारे में तुम लोग के पास बेसिक नॉलेज क्या क्या है? तुम लोग क्या जानते हो? डिमांड सप्लाई, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो सब छोड़, डिमांड क्या होता है पहले वो। हम्म, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट ज्यादा लोग चाहते हैं खरीदना तो वो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। और आप दोनों बताएं तो। ठीक है, वो कंज्यूम करना चाह रहा है तो। जी बेटा बोलिए। हाँ। और कुछ? आई एम टेस्टिंग कि भाई किस लेवल ऑफ नॉलेज पे तुम लोग अभी हो, ताकि मैं ज्यादा अच्छे से इसको वो कर पाऊँ। और कुछ आंसर है क्या किसी के पास? ठीक है। इन जनरल अगर अपन बात करें तो डिमांड का बेसिक सा मीनिंग होता है भाई कि अगर कोई कोई चीज खरीदना चाह रहा है, वो उस चीज की डिमांड कर रहा है। सही बोल रहा हूँ? भाई जैसे मान लो कि मुझे एक फोन खरीदना है, मैं उस फोन की डिमांड कर रहा हूँ। मुझे कोई चीज खरीदनी, फलाना चीज खरीदनी है, तो मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ। बेसिक तो डिमांड का मतलब यही होता है। बट इकोनॉमी में थोड़ा डिफरेंस होता है। जनरली तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, कोई खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे ये इस चीज की जिद कर रहा है तो इस चीज की डिमांड कर रहा है। अपन नहीं बोलते ना, है ना? तो बेसिक तो डिमांड ऐसा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अलग होता है। क्या होता है? थोड़ी सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। इकोनॉमिक्स अगर हम डिमांड की जब बात करेंगे तो वो इस तरीके से आती है कि पहले तो तुम्हारे पास डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहले तुम्हारे पास होनी चाहिए डिजायर, ठीक है। पहली एक चीज है डिजायर, ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा, चाहत, है ना? तुम्हारी चाहत होनी चाहिए पहले किसी गुड्स को खरीदने के लिए। देन तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए खरीदने। तुम्हारी जेब में चीजिंग पावर होनी चाहिए तुम्हारे पास। फिर से मैं दो चीज बोली। पहला कि भाई तुम मार्केट में गए, उस गुड्स को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, चाहत, ठीक है। देन परचेजिंग पावर होनी चाहिए भाई कि यार हाँ मैं वो खरीदना चाहता हूँ, तो इतना है मेरे पास कि मैं वो खरीद लूंगा। ये क्या है? परचेजिंग, ठीक। थर्ड थिंग, एक और जो चीज आती है जो बहुत नेग्लेक्ट करी जाती है, वो होती है अपनी विलिंगनेस। सुना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज। मैं मार्केट में गया, मैंने बोला यार ये मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। तो क्या खत्म हो गया? डिजायर, मतलब डिजायर मेरी दिख गई, ठीक। देन बोला कितने की है भाई? उसने बोला इतने इतने की है। तो मेरा हाँ ठीक है, इतने पैसे मेरे पास है, परचेजिंग पावर भी हो गई। अब मैंने बोला नहीं है भैया महंगी है, इतने पैसे तो नहीं दूंगा मैं इसके। बोला नहीं भैया इतने की पड़ेगी। बोला नहीं यार थोड़े कम करो, बार्गेन कर लो। अब उसने मुझे बोला फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चाहिए। मैंने बोला इतने पैसे तो है मेरे पास, पर इस चीज के 100 रुपए नहीं दूंगा मैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या विलिंगनेस टू पे जो है वो फुलफिल हुई क्या? क्या मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूँ? रेडी हूँ नहीं। मैंने बोला यार इसको तुम 70 एक में लगा रहे हो तो भाई ले लूंगा, वरना फिर नहीं लूंगा। उसने बोला ठीक है भाई 70 में ले जाओ आप। तो उसने 70 रुपए मुझे दे दिया उसने। अब क्या मैं उसको पे करने के लिए विलिंग हूँ, मतलब पे करने के लिए रेडी हूँ मैं उसको। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं, ये हमें बताती हैं एक्चुअल में डिमांड होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब डिमांड तुमसे कोई पूछेगा, तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोलना है कि भाई कोई किसी चीज को डिमांड कर रहा है, मतलब कोई चीज खरीदना चाह रहा था वो डिमांड। नहीं, ये एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर तुम जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, तो तुम्हें ये चीज मालूम होना चाहिए कि भाई लोग कोई चीज डिमांड कर रहे हैं तो हम कब बोलेंगे कि वो डिमांड कर रहे हैं, और कब नहीं बोलेंगे डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड की डेफिनेशन जो है वो यही है। क्या है? डिमांड इज द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर। मेरी बात रिपीट करना, अपन यहीं पे याद करते चलेंगे। डिमांड इज द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड इज द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू बाय द गुड्स, टू बाय द गुड्स। फिर से, डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। क्या बोला मैंने? डिमांड इज द डिजायर ऑफ द
कंज्यूमर, ठीक है, क्लियर ये वाला। 2 बाय द गुड्स। फिर से डिमांड इज द, मेरे पास रिपीट करते हुए चलना, जो ऑनलाइन में बैठे हैं वो भली माइक खोल के ना कि रिपीट करते हुए चलना है ना। डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द गुड्स, ठीक है। पहली चीज आपने कवर कर ली है इसमें, पहली चीज क्या है, डिजायर, खत्म, ठीक है ना। डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द गुड्स, ठीक है ना। विथ हिज परचेजिंग पावर, with his purchasing power and his willingness to buy that goods। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करते चलना। डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द गुड्स with his purchasing power and his willingness to buy the goods। मतलब तीनों चीजें जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए आगे, क्योंकि ये बेस है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना कि डिमांड कब फुलफिल होगी, जब डिजायर होगी कंज्यूमर की उसको खरीदने की। सेकंड चीज, उसके जेब में पैसा होगा। थर्ड चीज, वो उस पैसे को पे करने के लिए रेडी हो। ये तीन कंडीशन फुलफिल होते से ही हम क्या बोलेंगे कि डिमांड कंप्लीट हो चुकी। हम क्या बोलेंगे, डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड में भी तीन चीजें आती है, तीन ही एलिमेंट है डिमांड के जो हमें बताते हैं कि डिमांड क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी। डिमांड क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत इस पॉइंट पे, डिमांड की डेफिनेशन किसी को अगर तुमसे रास्ते चलते चलते कोई पूछ लिया, वैसे नहीं पूछे कोई, पर मान लो तुम जा रहे हो यहाँ से चलते हुए और रास्ते कोई खड़े होकर बोले कि डिमांड क्या होता है, तो क्या बता पाओगे। डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द गुड्स विथ हिज परचेजिंग पावर एंड हिज विलिंगनेस टू बाय दोज गुड्स या फिर दैट गुड्स। बोल पाओगे ऐसा, बोल के दिखाओ। ठीक है, गुड। अब यहां तक हमें सब कुछ क्लियर है, मतलब ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा हम बता पाएंगे ना। मैंने बोला था डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है, अब खुद से गैस करना। डिमांड एंड सप्लाई खुद से गैस करना, ठीक है। डिमांड का मीनिंग तो मालूम पड़ गया, सप्लाई का मीनिंग क्या हो सकता है, तुम खुद बताओ मुझे क्या हो सकता है। सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दौड़ाओ। क्या हो सकता है, सप्लाई का मीनिंग क्या हो सकता है। फुलफिल द डिमांड, ठीक है। और कुछ सोचो सोचो, जितना दिमाग लगाओगे ना उतना अच्छा है, उतना तुम इन्वॉल्व होगे और उतना मुझे आएगा मजा पढ़ाने में। हम्म, बिल्कुल सही है। बेटा फिर से रिपीट करेंगे आप ऑनलाइन। जी, यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा ऐसा कुछ। अरे सप्लाई होगी तभी तो वो फुलफिल हो पाएगी ऐसा, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई की। अब यहाँ से एक अलग से परसेप्शन लेके चलना, ठीक है ना। हमने डिमांड पढ़ी थी, डिमांड हमेशा कंज्यूमर का साइड रहेगा, सप्लाई हमेशा सेलर का साइड रहेगा, बेचने वाले का, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर में सिर्फ इतनी सी चीजें जो होती है समझ में नहीं आती है, वो समझना पड़ती है। क्या, यहाँ पर सिर्फ तीन चीजें होती हैं। क्या, एक तो होगा हमारा जो बायर होगा, हमें इन दोनों के बारे में मेनली पढ़ना है। भाई पहले पढ़ना है बायर होता कौन है, बायर सोचता कैसे, बायर करता क्या है, ठीक है। तो बायर होता कौन है, जो सामान खरीद रहा है, ठीक है। बायर करता क्या है, सामान खरीदता है, ठीक है। बायर डिमांड करता है, क्या करता है बायर, डिमांड करता है। जो हमने डिमांड पढ़ा वो किस साइड का था, बायर के साइड का। सेलर क्या करेगा, सेलर बेचता है,
ऐसा पर्सन जो गुड्स को बेच रहा है वो सेलर होता है। सेलर क्या करता है? सेलर सप्लाई करता है। सेलर सप्लाई, ठीक है, तो सेलर सप्लाई करता है, मतलब सप्लायर, सप्लाई जो है वो सेलर के साइड। क्लियर वाला पॉइंट, ठीक है। एक होता है मार्केट एंड खत्म इकोनॉमिक्स। एक होता है मार्केट, इसमें बायर और सेलर जहां पर जाकर काम कर रहे हैं, एक्चुअल में भाई बायर और सेलर एक्सचेंज क्या करते हैं? गुड्स, मार्केट में। तो हमें मार्केट के बारे में पढ़ना है इकोनॉमिक्स में अंदर। खत्म इकोनॉमिक्स भाई, इतना ही है इकोनॉमिक्स कि हम इसे तीन पर्सपेक्टिव पढ़ लें। हमने बायर का एक तो पढ़ा डिमांड क्या होता है, मैंने पूछा सेलर के साइड से सप्लाई क्या होता है, तो यू गाइस गिव द आंसर कि भाई सेलर सप्लाई करता है, मतलब कि गुड्स डिमांड को फुलफिल करने के जो गुड्स दे रहा है। ऐसा तुम्हारा आंसर था, मतलब जो क्रक्स निकल के आया वो यही निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यार बहुत ढीला है, ठीक है, जिसमें से बिल्कुल भी ये चीज गलत नहीं है। मतलब सप्लाई का मतलब यही है भाई कि ऐसा गुड्स जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपन दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज का मतलब देखो यहाँ पे, जैसे डिमांड हम बात कर रहे थे, तो डिमांड के केस में हमने बोला था कि डिमांड इज अ डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। यहां पे कंज्यूमर तो नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? सेलर या सप्लायर आएगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सप्लाई इज अ डिजायर ऑफ अ सेलर। यहाँ पे सप्लाई इज अ डिजायर ऑफ अ सेलर या फिर सप्लायर, कि भाई सप्लायर कितना गुड्स मार्केट में बेचना चाहता है एट अ गिवन प्राइस लेवल, ठीक है। वहां पे क्या था? वहां पे बायर कितना खरीदना चाहता है विथ रिस्पेक्ट टू हिज इनकम, कि उसकी परचेसिंग पावर क्या है और उसकी इच्छा क्या है भाई पैसा पे करने की। यहां पर यह है कि सप्लायर क्या चाहता है, कितना बेचना चाहता है, वो जितना बेचना चाहता है दैट इज द सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि भाई मैं मार्केट में गया हूं और ये मार्कर, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर सेल करता हूं, ठीक है। मैंने मार्कर में 10 मार्कर भेजे, मार्केट में 10 मार्कर भेजे कि 10 मार्कर बेचने, तो ये क्या सप्लाई है, ठीक है। 10 में से 5 बिके, 5 नहीं बिके, तो ये क्या है? सेल। 5 सेल हो गए, ठीक है। डिफरेंस समझना, सेल और सप्लाई में डिफरेंस समझना। मैंने ये मार्कर बनाता हूं मैंने 10 मार्कर बनाए, 10 मार्कर प्रोड्यूस करे, 10 में से मैंने 8 मार्केट में भेजे, ये हो गई सप्लाई। 8 में से 4 बिक गए, ये हो गई सेल, ठीक है। देखो फिर सुनना, मैंने पास ये मार्कर बनाता हूं मैं, 10 मार्कर बनाए, 10 मार्कर प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन, 10 मार्कर प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन। उसके बाद मैंने मार्केट में भेजे उसको बेचने के लिए, काय के लिए? बेचने के लिए, तो वो सप्लाई। मैं कितना बेचना चाहता हूं वो सप्लाई होता है। तो मैंने 8 मार्केट में भेजे थे, तो मैं 8 मार्कर बेचना चाहता हूं, तो 8 मार्कर क्या हो गए? सप्लाई, मेरी सप्लाई हो गई, ठीक। 8 में से मार्केट में कितने बिके? 4, तो कितने हो गए? वो क्या हो गया? सेल हो गया। तो सेल, सप्लाई, प्रोडक्शन, तीनों में डिफरेंस समझना। प्रोडक्शन जितना मैंने प्रोड्यूस करा, सप्लाई जितना मैंने मार्केट में बेचने के लिए भेजा, और सेल जितना एक्चुअल में बिक गया, तीनों में डिफरेंस क्लियर है। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज द डिजायर ऑफ द सेलर टू सेल अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स इन अ मार्केट एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस। ये गिवन प्राइस पर वो कितना गुड्स है वो बेचना चाहता है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा? सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई। तो सप्लाई के बारे में क्या लिखोगे? सप्लाई इज द, मेरे पास रिपीट करना, बैक में रिपीट करते चलना। सप्लाई इज द डिजायर ऑफ द सेलर, सप्लाई इज द डिजायर ऑफ द सेलर टू सेल गुड्स इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस, ठीक है ना। मतलब जितना वो बेचना चाहता है, सेल करने की जो डिजायर है, वो डिजायर को हम क्या कहते हैं? सप्लाई। और डिमांड में क्या था? कि उस चीज को खरीदने की जो डिजायर है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड। सिंपल सा, बेसिक सा, इसमें कुछ भी ऐसा था कि बहुत टफ सा, कुछ बहुत चिंदी सा था, है ना। कि डिमांड क्या होता है भाई? कोई कंज्यूमर की चीज को खरीदना चाह रहा है, उसकी औकात है खरीदने की और उसकी इच्छा पे पैसा पे करने की, तो डिमांड हो गया। सप्लायर का है भाई, वो इतना इतना ये प्राइस चल रहा है, इस प्राइस से वो इतनी क्वांटिटी वो बेचना चाहता है, तो सप्लाई हो गया। कितना डिफिकल्ट है जरा सही, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो एक बार लिख लो फटाक से, लिखते हुए चलना क्लास में। देखो नोट्स तो मैं दूंगा ही, लेकिन वो नोट्स का क्या रहता है कि वो तुम्हें एक्चुअल में कैसे लिखना होता है वो समझाता है। तुम्हारा एमसीक्यू रहने वाला एग्जाम, तो जितना इजी करके मैं लिखवाऊंगा वो मैं क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दो डिमांड एंड सप्लाई, एंड उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालना डिमांड की, फर्स्ट पॉइंट लिखना डिमांड,
ए पॉइंट डालो डिमांड का, पहला पॉइंट डिमांड में लिखो, डिमांड इज द डिजायर, डिमांड इज द डिजायर of a consumer, demand is the desire of a consumer, demand is the desire of a consumer to buy the goods and services, to buy the goods and services. सब लोग साथ में है ना, कोई रिपीट तो नहीं करना वापस से, ठीक। तो डिमांड इज द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू his with respect to his purchasing power, with respect to his purchasing power and his willingness to pay the price for it, to pay the price for it. कोई भी डाउट हो इस डेफिनेशन में तो मुझे बताना, ठीक है, गुड, फॉर इट ना, लास्ट में क्या लिखा था अपन ने, विलिंगनेस टू पे द प्राइस फॉर इट, ठीक है, सबका होगा यहां तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालना सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई में लिखो it is the willingness, it is the willingness of the seller, it is the willingness of the seller to provide goods and services in the market, to provide goods and services in the market at a given level of price, at a given level of price. फिर से बोलो इसको, supply is the willingness of the seller, supply is the willingness of the seller to provide goods and services in the market at a given level of price. आई होप सप्लाई यहां तक क्लियर होगा, पक्का, श्योर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट टू टॉपिक्स जो हमारे आते हैं इसी के, वो आता है लॉज, ठीक है, एक लॉ है लॉ ऑफ डिमांड और एक है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। किसी को याद है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई? अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अपने जमाने में कहीं पढ़ा हो तुमने, तो बचपन में पढ़ा होगा कभी, बताओ, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, किसी को कुछ भी याद आ रहा हो तो, हाँ जी, याद आ रहा है कुछ? आगे बोलो बोलो कोई, ठीक है, लॉ सप्लाई, सुनो ध्यान से, सुनना गलत है पर सुनो ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जब मैं दोनों की लॉ की बात कर रहा हूं तो दिमाग में एक चीज फिट कर लो, क्या फिट कर लो, कि जब मैं लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, इनका कंपेरिजन कर रहा हूँ प्राइस से, किससे कर रहा हूँ, प्राइस से, कौन सी प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड, किससे कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जब मैं बोल रहा हूं तो आई एम कंपेयरिंग प्राइस विथ इट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कैसा चेंज आएगा, सुनना, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं प्राइस में चेंज आने के वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा, ठीक, मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, और अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। फिर से लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं जब भी लॉ ऑफ डिमांड की तो हम प्राइस से कंपेयर करेंगे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और प्राइस में के कम होने की वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन तो बाद में बताऊंगा, पर सुनो पहले ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली सिंपल सी एक बात बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ा तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, लोग उसकी कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे। फिर से मैंने क्या बोला, मैंने जैसे इस मार्कर का,
ये मार्कर अगर 10 रुपए का है, मतलब या फिर कोई पेन लेने गया मैं, भाई मैंने देखा कि यार ये वाला पेन जो है 10 रुपए का पेन है, तो 10 रुपए के पेन को तो कितने लोग खरीदते हैं। पर 50 रुपए का जो पेन आता है ट्राइमैक्स का, आप पता नहीं कितने का आता है, उस टाइम 50 का आता था, तो 50 रुपए का ट्राइमैक्स का पेन आता है, वो क्लास में गिने चुने 2-3 लोगों के पास होता था खाली, और वो क्लास का सबसे अमीर इंसान होता था। ठीक है, ट्राइमैक्स का पेन रखा हुआ है भाई उसने, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मान लो कि ये मार्कर का प्राइस 10 रुपए, तो भाई मैं जाऊंगा दुकान पे, मैं लूंगा यार 2 पेन लेके आया तुम। पर अगर मैं ट्राइमैक्स का पेन लेने जा रहा हूं तो मैं 2 पेन तो ले नहीं पाऊंगा, एक भी नहीं ले पाऊंगा, तो हुई ना डिमांड कम। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो हमसे क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि यार भाई अगर प्राइस बढ़ी आपकी, क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, आपके कोई भी गुड्स आप लेने जा रहे हो, उस गुड्स का प्राइस अगर बढ़ गया, तो मार्केट में जितने लोग उसको डिमांड कर रहे थे पहले, अब कम करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस कम हो गई तो जितने लोग डिमांड कर रहे थे अब वो थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करेंगे, अब वो लोग थोड़ा ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना। तो यहां पे तुमने एक पैटर्न देखा कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कि भाई अगर गुड्स गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उस गुड्स की डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी, मतलब जितना पहले लोग खरीद रहे थे वो कम खरीदेंगे। अगर प्राइस बढ़ गया, सॉरी प्राइस कम हो गया, तो लोग अब ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। सिंपल इतनी बात बोलता है। पर यहां तक बस नहीं बोलता, थोड़ा सा और भी बोलता है। आगे क्या बोलता है, बोलता है लेकिन ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब डिमांड को अफेक्ट करने वाली जो बाकी अदर चीजें हैं, क्या, डिमांड को अफेक्ट करने वाली जो बाकी अदर चीजें हैं, वो सारी चीजें जब कांस्टेंट हो जाएंगी। फिर सुनो मैंने क्या बोला पहले स्टार्टिंग में, वापस से कंपेल करना है इसको। मैंने बोला प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने इसको साइड रख दिया। मतलब ऐसा होगा, लेकिन कब होगा, जब होगा जब हमारी जो डिमांड है, इसको अफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं, इसको अफेक्ट करने वाली जो दूसरी चीजें हैं, जब वो सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। उस टाइम पे ये चीज हो पाएगी। कौन सी चीज, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़। क्लियर है वाला पूरा पॉइंट। तीनों में से किसी को भी कुछ भी कोई भी कोई कंफ्यूजन, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनना और बताना मेरे को कि भाई कहां पे तुम लैग कर गए। ठीक है ना, फिर से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब बाकी फैक्टर्स, जब बाकी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, उस टाइम पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है या फिर जो उसकी स्टेटमेंट है, जो वो क्या है, वो भी यही सेम चीज है। देखो सुना ध्यान से, मेरे वर्ड से फोकस करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इजीली हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, मेरे साथ 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 भी मन में रिपीट करना। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, मतलब लॉ ऑफ डिमांड बताता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट if price of the good increases, if price of the goods increases, the demand of that particular commodity decreases, and vice versa, and vice versa, subject to the condition, subject to the condition that the other factors affecting demand are constant, है ना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी भी, फिर से एक बार रिपीट करना। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, अब क्या बता रहा वो देखेंगे। इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज इंक्रीजिंग, इफ द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस, then the quantity demanded of a particular goods is decrease, है ना, decreases। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या है, इसी का उल्टा ले लो कि भाई अगर प्राइस कम होगा तो वो बढ़ जाए। ठीक, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अब आगे कंडीशन बताना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा तो बहुत सिंपल ज्यादा ये लॉ ऑफ डिमांड, इसमें से किसी कोई दिक्कत, हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमांड की, हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या एक्चुअल में,
ठीक है, ठीक है, इसमें लिखो इट स्टेट्स दैट it states that if the price of the goods increases, says that if the price of the goods increases, then the quantity demanded for that commodity, मैंने पहले इंक्रीजेस लिखवाया था ना, मैंने क्या लिखवाया था, प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, है ना, हाँ ठीक, देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड डिक्रीजेस के बाद देखो एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा की स्पेलिंग तो आती होगी ना, VICE और VERS, वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इसी के साथ में कंटिन्यू करते हुए लिखना, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन that the other factors affecting demand, are constant, that the other factors affecting demand are constant. क्लियर यहाँ पे, ठीक है। देन लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं इस पे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, देन क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा वरना फिर, ठीक है, कहीं ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई पे आते हैं अपन, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई भी सेम बात बोलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था उसमें कि प्राइस वहां बढ़ रहा था तो डिमांड कम हो रही थी, प्राइस कम हो रहा था डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ उसका उल्टा होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि भाई अगर उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो उस गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको चार्ज पे लगा, दूसरा वाला दे दो मेरे को। रिकॉर्ड तो हो रहा है वैसे, बस में इसमें आवाज चली आएगी बिना उसके भी। क्या डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो भी आवाज चली आएगी, हाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा वो, आवाज वैसे भी चली आएगी फोन से भी, बस क्लास लगा दो वापस से। बस लास्ट टॉपिक बचा, हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो गर्ल्स, मैं तुम लोगों को शायद ना सुन पाऊँ इतने क्लियरली अब, बट हाँ तुम्हें मेरी आवाज़ आ जाएगी ना, अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो लेट मी नो, ओके। चलो, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बता रहा था कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है सुनना, लास्ट में रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा कि भाई अगर प्राइस बढ़ा,
थोड़ा सा उल्टा होगा ना, अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हो। फिर से, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम। फिर सेम चीज, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर कांस्टेंट, क्योंकि बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तभी इससे काम होगा। ठीक है, फिर सुनना एक बार कि प्राइस ऑफ द गुड्स जब बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ द गुड्स जब कम हो जाएगी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, सुनो ध्यान से। कुछ जानने के बाद तुम लोगों को मैं टाइम दे रहा था कि तुम सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? सप्लाई के केस में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, भाई प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, पर डिमांड के केस में प्राइस बढ़ और डिमांड कम हो रही है। क्या है? सेलर साइड से, इसलिए एक्सप्लेन करो तो थोड़ा सा। एग्जैक्टली भाई, अगर मैं कहीं कुछ बेचने गया, मैं कुछ बेचने जाऊंगा तो मैं वही बेचने की कोशिश करूंगा जो ज्यादा बिकेगा। अगर मुझे लग रहा है भाई अरे इसमें मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर मैं ये मार्कर बेचने जाऊंगा और या फिर रिमोट बेचने जाऊंगा, मैंने बोला यार ये रिमोट जो है ये 20 रुपए का बिक रहा है और ये 10 रुपए का बिक रहा है, तो मैं तो ज्यादा प्राइस वाले को बेचूंगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा पैसा है, तो सेलर तो प्रॉफिट देखेगा अपना। एक मेन माइंडसेट है कि भाई सेलर ने बोला भाई यहाँ मार्केट में महंगा मिल रहा है, महंगा बिकता है ये, चलो अपन यहाँ पे जाके खरीद, यहाँ पे जाके बेचेंगे, क्योंकि उसको चाहिए क्या, प्रॉफिट, जितने ज्यादा में बेचेगा उतना तो उसका फायदा होगा। पर बायर के केस में उल्टा होगा, अब बायर जाएगा तो वो महंगा खरीदने थोड़ी देखेगा, वो देखेगा कि ये सामान मेरे को कितना सस्ते सस्ता मिल जाए। सेलर जब जाएगा तो वो क्या बोलेगा, क्या ये कितने महंगे से महंगा बेच दूं मैं इसको। पर जब बायर जाएगा तो बोलेगा मैं कितना सस्ते से सस्ता खरीद सकता हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। माइंड क्लियर आ रहा है? तो यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में जो पूरा चल रहा है ना, पूरा ये बायर का साइड और सेलर का साइड चल रहा है, ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं कि भाई हाँ हम तो डिमांड करेंगे, फिर ये बोल रहा नहीं हम सप्लाई करेंगे, हमें ज्यादा सप्लाई करनी है, ज्यादा महंगा बेचना है, नहीं हम तो कम में खरीदेंगे। इनकी फाइट ही चल रही है एक्चुअली। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी लिख लो फटाक से, एंड अपन सम अप करते हैं पूरी चीज को। हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ सप्लाई, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालना लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो, इट स्टेट्स दैट it states that it states that when the price of goods increases, when the price of goods increases, the quantity supplied of it, the quantity supplied of it also increases, also increases, दोनों जगह increase लिखा है मैंने, also increases and vice versa। अगर डिक्रीज होगी तो वो भी डिक्रीज। ठीक है, subject to the condition, subject to the condition that, subject to the condition that other factors, subject to the condition that other factors affecting demand, sorry affecting supply, यहाँ पे सप्लाई की बात करेंगे, other factors affecting supply are constant, subject to the condition, subject to the condition that other factors affecting supply are constant। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, रीजन मालूम है इसका अपन को, भाई सेलर है, सेलर ज्यादा महंगा ही बेचेगा, इसलिए वो प्राइस बढ़ने के बाद और बेच रहा है। बायर सस्ता खरीदने की कोशिश करेगा, तो जो प्राइस बढ़ रहा है तो वो कम खरीद रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो वो ज्यादा खरीद रहा है। रीजन क्लियर हो गया इसका? ठीक है, गुड। तो समिंग अप दिस, क्या हमने आज क्या क्या पढ़ा, फटाक से जल्दी से सुन लेना, रिवाइज कर लो इसको, साथ साथ बोलना है इसको पूरा मेरे साथ। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा डिमांड के बारे में। क्या होता है डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिमांड इज अ डिजायर ऑफ अ बायर या फिर कंज्यूमर to buy that goods, to buy that goods with respect to his
परचेजिंग पावर, जेब में पैसा, परचेजिंग पावर एंड हिज विलिंगनेस टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड हिज विलिंगनेस टू पे द प्राइस। क्लियर वाला पॉइंट। देन उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई इज द विलिंगनेस ऑफ द सेलर। सप्लाई किसकी विलिंगनेस है, सेलर की विलिंगनेस है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, इन द मार्केट एट द गिवन लेवल ऑफ प्राइस। सिंपल सा है, ठीक है, ये याद करना अपन को, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। देन हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है इसमें, और इसी तरीके के टॉपिक आगे भी आने वाले। अब कल मैं तुम्हें एक ट्विस्ट दूंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास रहती है अपनी, उसमें तुम्हें एक ट्विस्ट दूंगा। ट्विस्ट क्या रहने वाला है भाई, मैंने बोला कि प्राइस जब बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, सिर्फ इतनी सी बात सुनना, सुनना ध्यान से, मतलब दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, ठीक है। अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा प्राइस पे, सोच के आना। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा कि कम, क्या कहते हो। बाकी दोनों अगर लड़कियां अगर बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, मुझे इसका आंसर तुम लोग से चाहिए, ठीक है। मैं अभी नहीं पूछ रहा इसका आंसर, इसका आंसर देखो, मैम से मेरा नंबर लेके चले आना, मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहिए जब भी तुम्हें आंसर मिल जाए, ठीक है। और विथ रीजन कि ऐसा होगा तो क्यों, जैसे मैं तुम्हें रीजन बताया ना, देखो मैंने क्या बोला, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। मेरा तुम्हारा आंसर है उसका उल्टा, मैंने बोला डिमांड अगर कम हो रही है प्राइस बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये मैंने पूछा। तो मुझे उसका आंसर विथ रीजन चाहिए कि तुम बताओ मुझे कि क्या होगा। इसका आंसर ये है कि अगर डिमांड कम होगा ना तो प्राइस भी कम होगा, इसका ये आंसर है। अब इसका कारण बताना था, बताओ, आंसर बता दिया, कारण बताना, सोचो, क्योंकि देखो अभी तो नहीं मिलेगा, सोचो देखो एक बार। कैसे, समझ में नहीं आया मुझे। हाँ ठीक, प्राइस कम कैसे हो रही है वही तो पूछ रहा हूँ। अगर किसी डिमांड क्यों हो रही है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी, पर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई तो बढ़ जाती है। कंफ्यूजिंग है, सोचना इसके ऊपर। जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं एक ट्विस्ट छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे होता है ना वो सीरियल और नाटक में होता है ना कि आगे देखिए, है ना, तो वो जो आगे देखिए वाला नहीं है नेक्स्ट क्लास के लिए, तुम्हारा इस पे है, मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम किस लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हो, एंड मुझे कहाँ से किस लेवल से लेके मुझे कहाँ तक मैथ करनी है सवाल। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका आंसर लेकर आओ, ठीक है। बहुत इजी है इसका आंसर, सोचना, एक्सप्लोर करो इंटरनेट, छोड़ दो इंटरनेट, जहाँ जैसा जो मिल रहा है जिस समझना है समझ, बस इसका हमको जवाब चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। और ये तो मालूम पड़ गया तुम्हें क्यों हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर है तो वो सस्ते में खरीदेगा भाई, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देगा। पर अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा, प्राइस कम क्यों हो रहा है, ये तुम्हारा सवाल है। तो इसका तुम्हें जवाब मुझे लाकर देना है, नॉट सिर्फ तुम, जो बाकी दोनों लड़कियां हैं। अगली जब भी क्लास होगी तो मैं दिमाग में रखना ये चीज है ना, ये भूलना मत, क्योंकि मैं मेरी क्लास शुरू होगी इसी से, ठीक है। तो अगली बार बिल्कुल अच्छे ध्यान रखना कि यार इसका आंसर है, या तो अगली क्लास तक वेट करो, और जैसे तुम्हें अगर आंसर मिल जाए, तुम्हारे अंदर की चुल जाग रही हो कि अरे नहीं मेरे को तो बताना है, मेरे को तो बताना है, मेरे से सबर नहीं हो रहा है ऐसा करके, कि अरे मुझे तो अभी बताना है ये करके, तो मेरा नंबर लेके जाओ और मेरे को मैसेज करो, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड कंक्लूडिंग लाइंस मेरी कि बहुत बढ़िया डिसीजन तुम लोग का सीएमए करने का, एंड आई विल अश्योर यू कि भाई देखो तुम लोग बिल्कुल सेफेस्ट हैंड में हो, ठीक है। तुम यहाँ आए हो, बस तुम्हें सिर्फ इतना ही करना था, इसके आगे से जो कुछ करना है वो मैं कर दूंगा, या फिर बाकी फैकल्टीज कर देंगे, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है, एंड इज थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि सीएमए से फाउंडेशन नहीं है, सीएमए इंटर भी और फाइनल भी है। तो सीएमए सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, तो मतलब ये एक स्टेप नहीं है, एक पूरी जर्नी है। तो इस पूरी जर्नी में तुम्हें जहां भी दिक्कत आएगी ना बिल्कुल बताना, हाँ। तो इसमें तुम्हें कहीं भी दिक्कत आएगी तो तुम बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट के लिए आ सकते हो, तुम इवन फाइनल तक भी आ सकते हो, ठीक है।
तो हर लेवल पे तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी है ना। इवन ये मैं क्यों बोल पाता हूँ इतने अच्छे से, बिकॉज देखो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस 2 साल का है, ठीक है, और महेंद्र सर का तो वो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, जो अकाउंट पढ़ाते हैं, एंड मैथ्स वाले सर भी बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। मेरा तो बहुत कम एक्सपीरियंस है, और जितना मैंने देखा है और जितने जितने रिजल्ट हम लोगों ने दिया है एमपी में, जो अ, अभी तक किसी ने दिया है सीएमए के स्पेशली, ठीक है। तो बिल्कुल तुम लोग भरोसा रखो इस चीज पे, और कभी भी इस जर्नी में जब जाओगे ना आगे तो टीचर पे भरोसा रखना ना, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैं भी पढ़ के आया हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं मैं बिना पढ़े से मुंह उठा के आ गया था, पढ़ के आया हूँ, ठीक है। पढ़ने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद मुझे जब चीजें समझ में आई, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे टीचर पे भरोसा। तो जिससे पढ़ रहे हो उसे भरोसा बहुत अच्छे से करना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, कहीं भी जरूरत पड़े बिल्कुल बताओ, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में विद द आंसर, भूलना नहीं, ठीक है। बाय बाय।